नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कर्नाटका चुनाव के नतीजे अब बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। चुनाव में वहां मतदान हो चुका है, लेकिन उससे कुछ ही घंटों पहले जिस तरह के जो पोल्स सामने आ रहे हैं अलग-अलग सर्वे एजेंसियों के ज़रिए, जिसको टीवी चैनल्स ने अपनी स्क्रीन पर दिखाया है, उससे साफ तौर पर एक तरह की तस्वीर बन रही है, एक भूमिका बन रही है। हालाँकि मैं फिर भी ये कहूँगी कि हर वक़्त भी जब भी आप पोल्स का ज़िक्र करें और उनको देखें, तो हमेशा अंग्रेज़ी में कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि थोड़ा-सा शक-शुबा ज़रूर इस पे कीजिए कि कभी पोल सही भी हो सकते हैं, कभी वो गलत भी हो सकते हैं। 66% मतदान हुआ कर्नाटक में चुनाव में इस दौरान, लेकिन जिस तरीके का जिसको हम पोल ऑफ पोल्स कहते हैं, यानी कि एक एवरेज निकालने की अगर कोशिश करें कि कितनी सीटें दे रहे हैं सारे सर्वे एजेंसीज़, तो इसमें हम कहेंगे 103 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और इसके अलावा बीजेपी को 94 सीटें मिल रही हैं। लेकिन ज़रूर हमें 13 मई तक इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपको अलग-अलग जो सर्वेज़ हुए हैं, उनके बारे में बताऊँगी, किसने किसको कितनी सीटें दी हैं, बाकी सब आपके ऊपर छोड़ना होगा। लेकिन इसके साथ-साथ सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊँगी वो ये कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के जब चुनावी कैंपेन ख़त्म हो गए, तो हमें ये देखना होगा, चुनाव गुज़र जाने के बाद शायद मुझे लगता है एक चुनाव की सबसे सही और सबसे सटीक जो स्टडी होनी चाहिए, जो अध्ययन होना चाहिए, वो शुरू होता है कि किस तरीके से भारत में चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं या हारे जाते हैं। इस सब पे निर्भर करता है कि लोकतंत्र की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी किस तरीके से वो लोकतंत्र कितना कमज़ोर या कितना मजबूत है, जो आम नागरिक आप और मैं, हमारे अधिकार और हमारी आज़ादियाँ कितना सुरक्षित हैं, ये सब कुछ इस बात से तय होता है। चुनाव की सिर्फ जीत हार से नहीं, बल्कि वो पूरी प्रक्रिया जो चलती है, जिस तरीके से चुनावी कैंपेन चलता है, किन मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं और किन मुद्दों पर नहीं दे रहे हैं, ये कुछ ही देर में आपको बताऊंगी। इससे पहले जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग जो सर्वे एजेंसियां हैं, उन्होंने कितनी सीटें दी हैं। ज़्यादातर ने कांग्रेस पार्टी की साफ सरकार बनते हुए दिखाया है कि जादुई आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार कर रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इस सब के बावजूद भी कि नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पूरा अपना चेहरा, उस चेहरे की जिसे हम अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं, ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी ने अपने फेस वैल्यू पर लड़ा है। लेकिन चैनल्स को आप अलग अलग तरीके से देखिए तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बलि का बकरा बनते हुए यहाँ पर आ गए हैं। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हट गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो दरबारी सरकारी मीडिया है, जो कि साल के 365 दिन लगातार भाजपा का, उनकी पब्लिसिटी नहीं बल्कि उनका प्रोपेगेंडा करता है, वो यहाँ भी भाजपा को बचाने के लिए आ गया है कि सर्वे एजेंसियां चूंकि कांग्रेस पार्टी की सीधे तौर पर जीत दिखा रही हैं, भाजपा से बेहतर बढ़त दिखा रही हैं, कुछ एक दो को अगर छोड़ें सर्वेज को, तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा हट गया है। अब जेपी नड्डा साहब आ गए हैं कि अब हार की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। 2018 का भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2018 में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 104 सीटें उसको मिली थी। हालांकि कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी थी, सिर्फ एक साल ये सरकार रही थी और उसके बाद भाजपा वापस आ गई थी और अब जाके ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि 20 एमएलए शिफ्ट हो गए थे, डिफेक्ट कर गए थे बीजेपी की तरफ। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास ये बताता है हमें कर्नाटका का कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को अगर पूरे तरीके से क्लियर मैंडेट, सीधे तौर पर प्रत्यक्ष जनाधार नहीं मिलता, तो इसकी पूरी आशंका यहाँ पर जाहिर की जा सकती है कि वही 2018 का जो इतिहास है वो दोहराया जा सकता है। तो अब ये देखते हैं कि जो 6 कम से कम मेजर पोल्स हैं वो कांग्रेस पार्टी को आगे बता रहे हैं। सबसे पहले इंडिया टुडे का और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है। माना जाता है कि कमोबेश अक्सर ठीक रहा है इनका जो अनुमान है। अब जाहिर इनका सैंपल कितना बड़ा है, किस आधार पर ये कह रहे हैं, कई बार गलत भी साबित होते हैं और इसीलिए कई बार आपने खुद मुझे देखा होगा कार्यक्रम करते हुए ठीक एक दिन पहले, जब चुनाव की जो गिनती वोटों की शुरू हो रही है, जब ये पोल्स होते हैं, कि मैंने कहा अभी भी मैं आपको ये सब बताऊंगी, ये जो नतीजे मिल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेंड के तौर पे देखिए और पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इनको लीजिए। तो ये इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल है जो कह रहा है कांग्रेस पार्टी जो है वो सिंपल जो मेजॉरिटी मार्क है उसके पार चली जाएगी। 122 से 140 सीटें, ये सबसे ज़्यादा सीटें फिलहाल कांग्रेस पार्टी को ये दे रहा है। ये जो पोल है बीजेपी को सिर्फ 62 से 80 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस को कमज़ोर बताया जा रहा है कि यानी कि खमियाजा जाहिर है तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को तो भुगतना ही पड़ेगा।
जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल है जो कह रहा है कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मार्क के आसपास वो रहेगी, 110 से 120 सीटें, यानी 110 हुए तो नहीं होगा, 120 हुआ तो मेजॉरिटी मार्क मिल जाएगा। बीजेपी को 80 और 90 के आसपास ये बता रहा है दूसरा जो ये पोल है कि मिल सकती हैं, और 20 से 24, यानी मैं कहूँगी कमोबेश जेडीएस के मामले में एक तरह की एक आम राय नजर आ रही है, एक तरह का कंसेंसस नजर आ रहा है इन तमाम पोल्स में। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य का ये जो पोल है ये कह रहा है 120 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को, 92 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को। बीजेपी को 100 से क्रॉस करते हुए बहुत कम ऐसे पोल्स हैं जो बता रहे हैं कि मिल रही है, और जेडीएस को सिर्फ 12 सीटें मिल रही हैं, तो ये भारी नुकसान जेडीएस को बताया जा रहा है। टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च एग्जिट पोल जो बता रहा है 85 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को 113, जाहिर है जो मैजिक फिगर है उससे उसको छूता हुआ बता रहा है, और जेडीएस को मिल रही हैं 23। अब जाहिर है मैं ये कह रही हूँ कि ये तमाम वो चैनल्स हैं जो दिन रात गुणगान करते हैं मोदी सरकार का। नरेंद्र मोदी जब जनता के सामने वोट मांग रहे होते हैं तो ये एंकर्स कहते हैं कि नरेंद्र मोदी दर्शन दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी भगवान बन गए हैं, भगवान बनकर दर्शन दे रहे हैं, यानी कि वो प्रधानमंत्री नहीं रहे जिनको जिम्मेदारी जिनको लेनी चाहिए अच्छे और बुरे की, जिनको जवाबदेही जनता के प्रति है, भारत के संविधान के प्रति है, बल्कि वो खुदा बन गए हैं, वो भगवान बन गए हैं जो दर्शन दे रहे हैं। अब प्रभु जो हैं वो दर्शन देने आ गए हैं, इस तरह की भाषा का ये चैनल इस्तेमाल करते हैं। जी न्यूज़ का जो पोल है वो ये कह रहा है कि 79 से लेकर 94 सीटें मिल रही हैं, और कांग्रेस को मिल रही हैं 103 सीटें, और जेडीएस को 25 से 33 सीटें मिल रही हैं। टीवी9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रेट्स का जो ये है रिसर्च है ये बताती है बीजेपी 88 से लेकर 98, और कांग्रेस पार्टी को 99 से लेकर 109 सीटें मिल रही हैं, 21 से 26 जेडीएस को। अब ये दो पोल का जिक्र भी करना ज़रूरी है जो बीजेपी को कह रहे हैं कि ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन सीजीएस का एग्जिट पोल है जो कह रहा है कि मेजॉरिटी मार्क के बिल्कुल छूती हुई बीजेपी नजर आ रही है। 114 सीटें इन्होंने बीजेपी को दे दी हैं, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बल्कि अपने दम पर सरकार बना लेगी बीजेपी। कांग्रेस को 86 सीटें और जेडीएस को 21 सीटें मिल रही हैं। न्यूज़ नेशन और सीजीएस का जो एग्जिट पोल है। एशिया नेट और सुवर्ण जन की बात एग्जिट पोल, बीजेपी को 94 से 117 और कांग्रेस को 91 से 106, जेडीएस को कहा जा रहा है कि 14 से 24 सीटें मिल रही हैं। दो पोल रिजल्ट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि त्रिशंकु विधानसभा होगी, हंग होगी जो असेंबली है। एबीपी न्यूज़ सी वोटर्स एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी 83 से 95, कांग्रेस को मिलेंगी 100 से 112 और जेडीएस को मिलेगी 21 से 29। अब पी मार्क रिपब्लिक का जो पोल प्रोजेक्शन है वो ये कह रहा है कि 85 से 100 सीटें बीजेपी को, इसके अलावा कांग्रेस को मिलेंगी 94 से 108, जेडीएस को 24 से 32। तो सीधे तौर पे मैं कहूँगी कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो पोल्स हैं या पोल ऑफ पोल्स जो हैं वो सीधे तौर पे सरकार बनवा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कुछ पोल्स ऐसे हैं त्रिशंकु विधानसभा की तरफ जिक्र करें, सिर्फ 2 पोल्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अब आप सीधे तौर पे अपनी तस्वीर इस पूरा सामने देखिए कि जो हफ्तों की जो ये पूरी एक्सरसाइज थी चुनाव प्रचार की, जिसमें प्रधानमंत्री खासकर आखिर के हफ्ते में जब बीजेपी की तरफ से, उनकी टॉप लीडरशिप की तरफ से, स्टेट लीडरशिप की तरफ से मांग आई कि भाई नरेंद्र मोदी आ जाइए और हमें बचा लीजिए, उस एक हफ्ते के बावजूद इस पूरे जो चुनावी कैंपेन है इसको मैं 2 बिंदुओं में देखती हूँ। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, और दूसरा घनघोर सांप्रदायिकता के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा गया है। यानी अगर भाजपा की इन पोल्स की बात माने, अगर भाजपा की हार होती है तो एक बार देश में फिर ये माना जाएगा कि कम से कम दक्षिण भारत में जिस तरह का हमारे पूरे समाज में जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसका वो काफ़ी हद तक कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर भाजपा इतनी सीटें भी लाती है, इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार के जो आरोप भाजपा पे लगे हैं, जो आम नागरिक तक की भ्रष्टाचार आम नागरिक को भी छू रहा है, उसके बावजूद भी अगर इतनी सीटें मिल रही हैं जितना ये पोल में दिखाया जा रहा है, बहुत दूर नहीं है कांग्रेस पार्टी से एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी भावनाओं के होने के बावजूद भी, तब भी मैं कहूँगी कि सीधे तौर पर ये सांप्रदायिकता और जो इमोशनल इशू हैं, जज्बाती इशू हैं, जिसमें सीधे तौर पर चाहे आप बजरंग बली का हम जिक्र करें, देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच से खड़े होकर हज़ारों लोगों के सामने कहते हैं कि बजरंग बली का नारा
नारा लगाकर आप वोट डालिए कर्नाटका इलेक्शन में। आप साफ तौर पे सोचिए कि बजरंग बली का नारा कौन लोग लगाएंगे? जो बजरंग बली की उपासना करते हैं, उन्हीं लोगों को अपील कर रहे थे प्रधानमंत्री। साफ तौर पर एक समुदाय के लोग, उनमें भी वो लोग जो बजरंग बली की उपासना करते हैं, उन लोगों को एड्रेस कर रहे थे और बाकी लोगों से ये बातचीत नहीं कर रहे थे। अगर वो कोई देश के प्रति नारा लगाने की बात कर रहे होते तो इस समझ में आता कि वाकई इन नारों का लेना देना एक खास धर्म से नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर जब कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया कि बजरंग दल जैसे जो अतिवादी संगठन हैं हम उन पर बैन लगाएंगे, पीएफआई पर भी बैन लगाएंगे। उनका ये कहना था कि जो भी कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं और जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको ख़राब करने का काम करते हैं, हम इन दोनों संगठनों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो बैन तक भी बात जा सकती है। ये बात कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कही। और बहुत सारे वो लोग भी जो अपने को उदारवादी कहते हैं, दिल्ली में बैठे हुए वो लोग जो समझते हैं कि राजनीति की दुनिया के बड़े महारथी हैं वो और अपने को उदारवादी कहते हैं, उसके बावजूद भी कहने लगे कि बीजेपी ने ये पिच बिछाई है और उस पर कांग्रेस पार्टी खेल रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को बैन की बात नहीं करनी थी। यानी भाजपा अपनी तरफ से तमाम तरह की मुस्लिम विरोधी, संविधान विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी बातें कहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इनमें से किसी भी सैद्धांतिक मुद्दे पर कोई स्टैंड नहीं लेना है। ये कहते हैं यहाँ के लिबरल्स, तथाकथित लिबरल्स, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ, जो समझते हैं कि चुनाव सिर्फ वो जानते हैं, लोगों को सिर्फ वो अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं तो इस हद तक कहना चाहती हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता और सिद्धांत और उसूलों के आधार पर स्टैंड लेती है, अगर वो इलेक्शन हार भी चाहती है तो भी वो हार नहीं होगी। बजाय इसके कि आप उसी तरह से धर्मांधता, सांप्रदायिकता, लोकतंत्र विरोधी बातें कह के अगर विपक्षी पार्टियां भी जीत रही हैं तो वो किसकी जीत होगी? वो फिर से उन्हीं विचारों की जीत मानी जाएगी। तो बजरंग बली का नाम लेकर जय बजरंग बली कह के वोट डालिए, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है उसको राष्ट्र विरोधी करार दे दिया। उसको कहा कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। ये किसी और छोटे मोटे नेता ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने कहा। और बड़ी ही उन्होंने कटु भाषा का इस्तेमाल करके कड़वी जबान में इस तरह की बातें कही कि कांग्रेस पार्टी, एक तो बात यह हुई कि आतंकवाद का समर्थन करती है, जिस पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि हाँ आतंकवाद है बेरोजगारी का, हाँ आतंकवाद है भ्रष्टाचार का, हाँ आतंकवाद है जिस तरह से विकास नहीं हो रहा है उस सब का। इसका प्रियंका गांधी ने इस तरीके से जवाब दिया। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने जब संप्रभुता को लेकर कही कि कैसे कर्नाटक को अलग करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, देश से अलग करना चाहती है, क्योंकि संप्रभुता का जो है जिक्र उन्होंने किया। अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी राज्य में जीतती है तो दंगे होंगे कर्नाटका में। इसके अलावा आप बयान देखिए, कहा कि अगर यहाँ नहीं आप जिताते हैं कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को नहीं जिताते हैं, तो जो आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी का, जो विकास है वो रुक जाएगा। नरेंद्र मोदी का जो आशीर्वाद है वो आपको नहीं मिलेगा, आप ये सोचिए। इसके अलावा पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के स्तर से केरला स्टोरी, वो झूठ जो लव जिहाद का झूठ लगातार बोला जा रहा है, उसको फैलाने की कोशिश हुई। और ख़ास टाइमिंग देखिए इस फिल्म के रिलीज़ की कि कर्नाटका चुनाव से ठीक पहले कर्नाटका और केरला, और जाहिर है ये दक्षिण भारत का ही हिस्सा है, जोग्राफिकली अगर देखें भौगोलिक रूप से तो ये तमाम स्टेट्स आसपास ही हैं। और ये भी कहा गया कि देखिए कर्नाटक से बहुत दूर नहीं है केरल, या केरल से बहुत दूर नहीं है कर्नाटक। यानी वहाँ की जो लव जिहाद की जो कहानियाँ हैं और जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, ये कर्नाटक तक भी पहुँच सकती हैं। ये पूरा लव जिहाद का जो झूठ है ये फैलाने की कोशिश हुई। और बाकायदा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। ये तमाम चीज़ें हुई। कांग्रेस पार्टी ने, मैं कहूँगी, एक बहुत ही कामयाब उन्होंने एक कैंपेन रन किया जिसमें 40% जो भ्रष्टाचार वाली बात थी कि 40% सरकार है, ये ऐसी सरकार है जो 40% कट ले रही है, वो उसको एक तरह से आम जनता के मन मस्तिष्क तक पहुँचाने में कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक कामयाब हुई। और आरक्षण की मैं बात, ये मत भूलिए आप कि कैसे जो समुदायों को अलग अलग आरक्षण मिला हुआ है उसको भी एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग करके एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ, एक कमज़ोर समुदाय को दूसरे कमज़ोर समुदाय के खिलाफ खड़ा करके उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश भी हुई जब 4% आरक्षण हटा लिया गया जो मुस्लिम समुदाय को मिला हुआ था। तो ये भी देखिए कि इस हद तक ये कार्ड, सांप्रदायिक कार्ड खेला गया। अब हलाल मीट को लेकर, हिजाब को लेकर जो ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, ये तो अभी की बात नहीं है। मैं कहती हूँ करीब 1.5-2 साल पहले से चुनाव की पूरी भूमिका, यानी मैं समझती हूँ कि जब ये पूरा
हिजाब का जो पूरा मामला शुरू हुआ कि कैंपसेस पे हिजाब को बैन किया जाएगा या हलाल मीट नहीं खरीदा जाएगा, वो कैंपेन जो पूरा चलाया गया जिसमें लोगों को मारा पीटा गया, मुस्लिम समुदाय के, चाहे वो बस में किसी लड़की के साथ बैठे हुए थे या कोई मीट की कोई शॉप थी या दरगाहों का वहाँ पर ज़िक्र हम कर लें, ये तमाम मैं कहूँगी तभी से चुनाव कैंपेन शुरू हो गया था। लेकिन इस सब के बावजूद अगर भाजपा इन पोल्स में पूरे तरीके से परास्त नज़र आ रही है, तो एक तरह से ये उन लोगों के लिए जो सांप्रदायिक राजनीति को बुरा मानते हैं, सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक मानते हैं, उनके लिए कम से कम ये एक अच्छी खबर के तौर पर आएगा। लेकिन वायर पर 13 तारीख को हम हाजिर होंगे आप सबके सामने और सबसे सटीक हम ये एग्जिट नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल्स के नतीजे आपके सामने लेकर आएंगे। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।